भूमध्य सागर की लहरों पर उस रात अजीब सी सरगर्मी थी जब अचानक खबर आई कि भारत का त्रिखंड तुर्की के क्षेत्रीय दायरे में प्रवेश कर चुका है। और यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि ऐसा कदम जिसने अंकारा की सत्ता की जड़ों को हिला दिया, क्योंकि तुर्की को उम्मीद नहीं थी कि कोई एशियाई शक्ति, खासकर भारत, इतनी दूर उसके अपने इलाके में साहसिक झंडा गाड़ने की हिम्मत कर सकता है। तुर्की के राडार सिस्टम ने जैसे ही भारतीय त्रिखंड की गतिविधि दर्ज की, उसी क्षण अंकारा की सैन्य परिषद की नींद वोटी उड़ गई। पेट्रोलिंग कर रहे नौसैनिक जहाजों को अचानक पीछे हटने के आदेश मिल गए और भूमध्य सागर में एक अजीब सी खामोशी छा गई, मानो किसी अदृश्य ताकत ने तुर्की की पूरी नौसैनिक रणनीति को जकड़ लिया हो। लेकिन असल सस्पेंस यह है कि यह त्रिखंड है क्या यह सिर्फ भारत का एक युद्धपोत है, या फिर एक गुप्त सामरिक परियोजना जिसे अब तक दुनिया के सामने सार्वजनिक नहीं किया गया? और यदि यह महज एक जहाज है तो आखिर इसमें ऐसा क्या है कि तुर्की जैसे क्षेत्रीय दिग्गज को अपने ही घर में डर महसूस हो रहा है? अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का कहना है कि त्रिखंड वास्तव में भारत की उस नई सामरिक सोच का प्रतीक है जो अब हिंद महासागर से निकलकर भूमध्य सागर तक अपने दायरे का विस्तार कर रही है। और तुर्की को यह डर सता रहा है कि कहीं भारत ग्रीस, साइप्रस या इजराइल के साथ मिलकर भूमध्य सागर में नया शक्ति संतुलन न बना दे, क्योंकि तुर्की की पूरी विदेश नीति भूमध्य सागर पर उसकी पकड़ पर टिकी हुई है। यही कारण है कि तुर्की बार बार रेडियो चैनलों पर भारतीय जहाजों से आग्रह करता रहा, वापस लौट जाओ, ये हमारा क्षेत्र है। लेकिन भारत का त्रिखंड मानो रहस्यमयी संदेश देता हुआ आगे बढ़ता रहा। उसकी गतियां धीमी थीं, परंतु उसकी उपस्थिति ही तुर्की की बेचैनी का कारण बन गई। और यहीं से सस्पेंस गहराता है, क्योंकि त्रिखंड के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि यह सिर्फ नौसैनिक जहाज नहीं, बल्कि एक चलती फिरती खुफिया प्रयोगशाला है जिसमें भारत ने अत्याधुनिक ड्रोन, साइबर वॉरफेयर सिस्टम और मिसाइल डिफेंस मॉड्यूल फिट किए हैं। यानी यह एक ऐसा तैरता किला है जो दुश्मन की पनडुब्बियों को बिना सामने आए निष्क्रिय कर सकता है। अब सवाल उठता है कि भारत ने इतनी दूर भूमध्य सागर में जाकर यह कदम क्यों उठाया? तो इसके पीछे छिपी है तुर्की की वह आक्रामक नीति, जिसमें वह बार बार कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का पक्ष लेता रहा है और भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र से लेकर इस्लामी सहयोग संगठन तक मंच तैयार करता रहा है। भारत इस कूटनीतिक दबाव को लंबे समय से महसूस कर रहा था और अब उसने उसी तुर्की को उसके घर में झटका दिया है, ताकि संदेश साफ हो, अगर तुम हमारे खिलाफ सीमाओं से हजारों किलोमीटर दूर तक आवाज उठाओगे तो हम भी तुम्हारे भूमध्य सागर तक पहुंचकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प यह रहा कि तुर्की की सेना ने भारत के त्रिखंड को घेरने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि जरा सी भी भिड़ंत पूरे नाटो गठबंधन को संकट में डाल सकती है। और यही वह बिंदु है जहां से सस्पेंस चरम पर पहुंचता है। क्या भारत ने सचमुच त्रिखंड को महज सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के लिए भेजा है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा रणनीतिक रहस्य छिपा है, जैसे भूमध्य सागर के गैस भंडारों पर निगरानी, इजराइल तुर्की प्रतिस्पर्धा में दखल, या फिर यूरोपीय संघ के समुद्री मार्गों पर भारत की नई उपस्थिति? धीरे धीरे यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई कि भारत अब सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित नहीं, बल्कि उसने पश्चिम एशिया और यूरोप के दरवाजे पर भी दस्तक दे दी है। और यही कारण है कि तुर्की की नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि अगर भारत ने त्रिखंड के जरिए भूमध्य सागर में अपनी स्थायी मौजूदगी बना ली तो अंकारा का सदियों पुराना सपना खुद को इस क्षेत्र का निर्विवाद नेता साबित करने का चकनाचूर हो जाएगा। यही वजह है कि तुर्की मीडिया अब लगातार यह बयान दे रहा है कि भारतीय जहाज हमारे समुद्री संतुलन को बिगाड़ रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि भारत ने बहुत सोच समझकर त्रिखंड को वहां भेजा है, ताकि आने वाले समय में उसकी नौसैनिक शक्ति एशिया से लेकर यूरोप तक फैल सके। पर असली सवाल अब भी वही है, यह त्रिखंड महज जहाज है या फिर भारत की कोई छुपी हुई चाल? और इसी रहस्य ने पूरे भूमध्य सागर को एक अनसुलझी पहेली में बदल दिया है, जिसके जवाब का इंतजार अभी बाकी है। अब तुर्की अपने ही घर में डरने लगा है। तो सवाल उठता है, आखिर यह त्रिखंड क्या है और भारत ने ऐसा क्यों किया? क्यों तुर्की बार बार भारतीय जहाजों को वापस जाने के लिए कह रहा है? आज की वीडियो में हम इसे विस्तार से जानेंगे, और वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको भूमध्य सागर की पूरी सिचुएशन समझ में आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल फिलहाल भारत और ग्रीस के बीच डिफेंस सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी योजना चल रही है।
प्रधानमंत्री मोदी जी की ग्रीस यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच ग्रीस के न्योते पर भारत ने अपना जंगी बेड़ा भेजा। यह बेड़ा अभी ग्रीस की नेवी के साथ मिलकर भूमध्य सागर में नेवल ड्रिल कर रहा है। इसमें 2 डिस्ट्रॉयर, एक ऑयल रिफ्यूलिंग शिप और 2 पेट्रोलिंग जहाज शामिल हैं। ये जहाज ग्रीस की नेवी को तुर्की के खिलाफ कारगर रणनीति और युद्ध तकनीकें सिखा रहे हैं। सरल भाषा में कहें तो भारत ग्रीस की नेवी को पेशेवर ट्रेनिंग कैंप दे रहा है ताकि वे भूमध्य सागर में तुर्की जैसी दादागिरी करने वाली नौसेना से डटकर सामना कर सकें। वीडियो में आप देखेंगे कि एक जहाज भारतीय नेवी का IS त्रिखंड है और दूसरा ग्रीस का HS थेस्टिकल। ये दोनों जहाज तुर्की के नाक के नीचे एक्सरसाइज कर रहे हैं। भारतीय नेवी ने इस दौरान कई तस्वीरें भी जारी की हैं जो दिखाती हैं कि ग्रीस की नेवी बिना किसी डर के आत्मविश्वास के साथ प्रशिक्षण कर रही है। इससे पहले जब भी ग्रीस के जहाज भूमध्य सागर में पेट्रोलिंग के लिए निकलते थे तो तुर्की की नेवी उन्हें रोक देती थी। कभी कभी तो वाटर कैनन से हमला करके शिप्स को नुकसान भी पहुंचाती थी। मतलब तुर्की वही दादागिरी दिखा रहा है जो चीन साउथ चाइना सी में जापान और फिलीपींस के साथ करता है। जैसे चीन किसी को अपने इलाके में घुसने नहीं देता, वैसे ही तुर्की भी भूमध्य सागर में किसी को आसानी से आने नहीं देता। लेकिन असलियत यह है कि तुर्की का भूमध्य सागर पर पूरा अधिकार भी नहीं है। यही कारण है कि जब भारत का IS त्रिखंड ग्रीस के इलाके में गया तो तुर्की ने विरोध जताया और तुरंत जहाज लौटाने को कहा। हालांकि भारत ने साफ कर दिया कि IS त्रिखंड तब तक नहीं लौटेगा जब तक एक्सरसाइज पूरी नहीं होती। वजह यही है कि यह शिप ग्रीस के इलाके में है, तुर्की के नहीं। भारतीय नेवी का कहना है कि उनका जहाज कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत ग्रीस की समुद्री सीमा में ही है। तुर्की को यह बात समझना मुश्किल हो रही है। अब तक तुर्की की नौसेना ने भारतीय शिप के करीब आने की भी हिम्मत नहीं की। दरअसल एक अंतर्राष्ट्रीय नियम है, अगर 2 देशों की एक्सरसाइज में कोई तीसरी फोर्स बाधा बनती है तो उसे एनिमी टारगेट माना जाता है। मतलब अगर तुर्की ने कुछ किया तो भारतीय नौसेना सीधा जवाब दे सकती है। इसके अलावा इस समय ग्रीस को भारतीय नेवी की मदद बहुत जरूरी है। तुर्की भूमध्य सागर में लगातार दादागिरी कर रहा है। अगर भारत और ग्रीस साथ मिलकर रणनीति नहीं बनाते तो तुर्की और भी हद तक ताकत दिखा सकता था। देखिए दोस्तों, यह वही सिचुएशन है जो फिलीपींस में हुई थी। चीन साउथ चाइना सी में जब अपनी ताकत दिखा रहा था तो अमेरिका और जापान ने मिलकर वहां की फोर्स को सपोर्ट किया। अब वही रणनीति ग्रीस और भारत के बीच लागू हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि तुर्की बार बार क्यों कह रहा है कि भारत के जहाज वापस जाएं। इसका कारण साफ है कि तुर्की डर रहा है। भूमध्य सागर की लहरों पर जब जब तनाव की आंधियां उठती हैं तो पूरी दुनिया की नजरें उसी दिशा में टिक जाती हैं। और इस समय ऐसा ही कुछ हो रहा है जब ग्रीस और तुर्की के बीच पुरानी दुश्मनी ने एक नए मोड़ पर दस्तक दी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब इस भू रणनीतिक खेल में भारत का नेवी दखल दे चुका है और यही बात तुर्की को अंदर ही अंदर झकझोर रही है। ग्रीस, जो ऐतिहासिक रूप से तुर्की के साथ कई युद्धों, विवादों और समुद्री सीमाओं के टकराव का सामना कर चुका है, आज अपने को अकेला नहीं मान रहा, क्योंकि हिंद महासागर से उठकर आई भारतीय नौसेना उसकी पीठ पर हाथ रखे खड़ी है। और यह तस्वीर बिल्कुल वैसी ही बनती जा रही है जैसी दक्षिण चीन सागर में देखी गई थी, जब चीन ने अपनी नौसैनिक ताकत का प्रदर्शन किया और उसके जवाब में अमेरिका व जापान ने फिलीपींस का समर्थन किया। ठीक उसी रणनीति की परछाई आज ग्रीस और भारत के गठजोड़ में नजर आती है। सवाल यह उठता है कि आखिर तुर्की इतना विचलित क्यों है, क्यों बार बार भारतीय जहाजों को वापसी की चेतावनी दे रहा है? और इसका उत्तर सीधे तौर पर उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति में छिपा है, क्योंकि तुर्की भली भांति जानता है कि अगर भारत जैसे बड़े और तेजी से उभरते शक्ति केंद्र ने ग्रीस के साथ मिलकर रणनीति बना ली तो उसकी दादागिरी भूमध्य सागर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी छवि भी कटघरे में खड़ी हो जाएगी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान लगातार इस कोशिश में लगे हैं कि इस क्षेत्र को अपने प्रभाव में रखें, यहाँ की ऊर्जा संसाधनों और समुद्री रूट्स पर अपना दबदबा बनाएं। लेकिन जैसे ही भारतीय नेवी ने ग्रीस के बंदरगाहों और समुद्री अभ्यासों में भाग लेना शुरू किया, वैसे ही अंकारा के राजनीतिक गलियारों में बेचैनी बढ़ गई, कूटनीतिक संदेशों में कड़वाहट आ गई और मीडिया के मंचों पर बयानबाजी तेज हो गई कि भारत अपने क्षेत्रीय दायरे से बाहर जाकर यूरोप की राजनीति में क्यों दखल दे रहा है।
असल में तुर्की का डर यही है कि भारत और ग्रीस का गठजोड़ कहीं उस अंतर्राष्ट्रीय संतुलन को न बदल दे जिसे वह दशकों से अपने पक्ष में झुकाने की कोशिश कर रहा था। और यह डर इतना गहरा है कि उसने तुर्की को बार बार भारतीय जहाजों की वापसी की मांग करने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन यही वह बिंदु है जहां सस्पेंस और गहराता है, क्योंकि भारत ने अब तक न तो कोई सीधी वापसी का संकेत दिया है और न ही ग्रीस के साथ अपनी बढ़ती साझेदारी को रोकने की कोई तैयारी दिखाई है। इसके पीछे भारत की रणनीति साफ है। जैसे अमेरिका ने फिलीपींस को सपोर्ट कर चीन की समुद्री महत्वाकांक्षाओं को सीमित किया, वैसे ही भारत ग्रीस को समर्थन देकर तुर्की की आक्रामकता को चुनौती दे रहा है और साथ ही यह संदेश भी दे रहा है कि हिंद महासागर से लेकर भूमध्य सागर तक उसकी पहुंच और भूमिका अब केवल आर्थिक या सांस्कृतिक नहीं बल्कि रणनीतिक और सैन्य भी है। इस पूरे घटनाक्रम में दुनिया की बड़ी शक्तियां भी खामोश नहीं हैं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन पहले से ही ग्रीस के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। रूस की नजरें तुर्की की चालों पर टिकी हैं और चीन, जो खुद भूमध्य सागर में अपनी आर्थिक मौजूदगी बढ़ा रहा है, यह सब देखकर नए समीकरण बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारतीय नेवी का भूमध्य सागर में उतरना महज सैन्य उपस्थिति नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति में एक ऐसा इशारा है कि भारत अब केवल एशिया का प्रहरी नहीं बल्कि यूरोप की सुरक्षा संरचना में भी एक अहम खिलाड़ी बनने को तैयार है। लेकिन रहस्य और रोमांच यही है कि आगे क्या होगा। क्या तुर्की अपने जहाजों और पनडुब्बियों को भारतीय नेवी के खिलाफ उतारने का जोखिम उठाएगा? क्या ग्रीस और भारत मिलकर कोई संयुक्त सैन्य समझौता करेंगे? क्या अमेरिका इस गठजोड़ को खुला समर्थन देगा या फिर तुर्की, जो नाटो का हिस्सा है, पश्चिमी देशों पर दबाव डालकर भारत को पीछे हटाने की कोशिश करेगा? इन सवालों के जवाब अभी धुंधले हैं और इसी धुंध में छिपा है वह सस्पेंस जिसने पूरी भूमध्य राजनीति को रोमांचक बना दिया है। आने वाले महीनों में जब भारतीय युद्धपोत ग्रीस के बंदरगाहों में और गहराई से अभ्यास करेंगे, जब संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में फैलेंगी, तब तुर्की की बेचैनी और ज्यादा उभर कर सामने आएगी। और शायद वह दिन भी दूर नहीं जब भूमध्य सागर की लहरों पर भारत और तुर्की की नौसेनाएं आमने सामने खड़ी होंगी। यही वह मोड़ है जो आने वाले समय में वैश्विक समीकरणों को बदल सकता है, क्योंकि यह टकराव सिर्फ ग्रीस तुर्की विवाद तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि भारत और तुर्की के जरिए दो बड़े भू राजनीतिक ध्रुवों की ताकत का प्रदर्शन बन जाएगा। सवाल यही है कि इस रणनीतिक शतरंज में अगली चाल कौन चलेगा? तुर्की, जो भारत को डराकर पीछे हटाना चाहता है, या भारत, जो ग्रीस को सहारा देकर भूमध्य सागर में अपनी मौजूदगी को स्थायी करना चाहता है? और जब तक इस सवाल का जवाब सामने नहीं आता, तब तक इस पूरी कहानी में सस्पेंस का रंग और गहराता जाएगा। जब से आइनिस त्रिखंड और ग्रीस का एचएस थेस्टिकल भूमध्य सागर में है, तुर्की नेवी ने अपनी कोई गतिविधि दिखाई तक नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय नौसेना का मात्र वहां होना ही तुर्की के लिए बड़ा डर बन गया है, क्योंकि अगर भारत और ग्रीस ने मिलकर कोई जवाबी कार्यवाही की तो तुर्की की नौसेना तगड़ा नुकसान झेल सकती है। वैसे आपको बता दें कि यह सिर्फ एक शो ऑफ पावर नहीं है, यह रणनीतिक संदेश भी है। भारत यह दिखा रहा है कि वह न केवल अपने पड़ोसी देशों के साथ मजबूत दोस्ती करता है बल्कि ग्लोबल स्तर पर भी अपनी ताकत दिखा सकता है। अब सवाल उठता है, क्या हमें ग्रीस को सिर्फ ट्रेनिंग ही देना चाहिए या हथियार और सैन्य सामग्री भी भेजनी चाहिए? जैसे फिलीपींस को अमेरिका ने सपोर्ट किया, वैसे ही भारत ग्रीस को सपोर्ट करके तुर्की की दादागिरी रोक सकता है। वैसे एक और महत्वपूर्ण बात कि भारतीय शिप्स की यह मौजूदगी केवल ग्रीस की मदद ही नहीं कर रही, भारत खुद भी भूमध्य सागर में अपने हित सुरक्षित कर रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र वैश्विक व्यापार और तेल की सप्लाई का बड़ा हिस्सा है। अगर तुर्की ने यहां अपना दबदबा बनाना शुरू किया तो भारत के व्यापार और समुद्री हितों पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए यह केवल दोस्ती का मामला नहीं बल्कि रणनीतिक सुरक्षा का मामला भी है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि तुर्की का रिएक्शन क्या रहा। जब से आइनिस त्रिखंड भूमध्य सागर में ग्रीस के साथ एक्सरसाइज कर रहा है, तुर्की की नेवी ने मुंह उठाकर देखा तक नहीं। असल में तुर्की समझ चुका है कि भारत और ग्रीस मिलकर अगर जरूरत पड़ी तो जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए वह केवल वापस जाने की धमकी दे रहा है, यानी डर के आगे तुर्की पिघल रहा है। रिपोर्ट कहती है कि वह बस इतना ही कर पाए कि तुर्की मीडिया ने भारत के बदले की कार्यवाही पर चिंता जताई
और उन्हें डर है कि भारत ग्रीस कार्ड खेल रहा है, क्योंकि यह वही सिचुएशन है जो दक्षिण चीन सागर में होती है। भारत और ग्रीस के बीच हाल ही में हुई नौसैनिक साझेदारी और संयुक्त अभ्यास को केवल एक नेवल एक्सरसाइज कहकर नजरअंदाज करना एक बड़ी भूल होगी, क्योंकि यह कदम वास्तव में 21वीं सदी की बदलती वैश्विक शक्ति समीकरणों और भारत की उभरती हुई भूमिका का प्रत्यक्ष संकेत है। जिस प्रकार जापान और फिलीपींस ने मिलकर दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ एक रणनीतिक मोर्चा तैयार किया है, उसी प्रकार भारत और ग्रीस का गठबंधन भूमध्य सागर में तुर्की के आक्रामक और विस्तारवादी रुख के सामने खड़ा हो रहा है। यह केवल ग्रीस के हितों की रक्षा नहीं, बल्कि भारत की उस रणनीतिक सोच का हिस्सा है जिसमें वह न केवल अपने क्षेत्रीय समुद्री दायरे हिंद महासागर और अरब सागर की सुरक्षा कर रहा है, बल्कि अब यूरोप और भूमध्य सागर जैसे दूरस्थ समुद्री इलाकों में भी अपनी शक्ति और उपस्थिति का प्रदर्शन कर रहा है। भारत यह स्पष्ट संदेश दे रहा है कि वह केवल दक्षिण एशिया का रीजनल पावर नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में अपनी पहचान गढ़ रहा है। भूमध्य सागर का भू राजनीतिक महत्व ऐतिहासिक रूप से बहुत बड़ा रहा है। यह एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच व्यापार, ऊर्जा मार्गों और सामरिक संतुलन का केंद्र है। ग्रीस और तुर्की के बीच दशकों से एजियन सागर के द्वीपों और समुद्री सीमा को लेकर विवाद चला आ रहा है। तुर्की बार बार अपनी नौसैनिक ताकत और ब्लू होमलैंड मावी वतन नामक समुद्री सिद्धांत का हवाला देकर भूमध्य और एजियन सागर पर अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करता रहा है। इस पृष्ठभूमि में भारत की नौसैनिक उपस्थिति और ग्रीस के साथ की गई एक्सरसाइज न केवल तुर्की को चुनौती देती है, बल्कि यूरोप को यह भरोसा भी देती है कि भारत एक भरोसेमंद रणनीतिक भागीदार बन सकता है। ग्रीस, जो यूरोपीय संघ और नाटो दोनों का सदस्य है, भारत के साथ मिलकर एक ऐसी धुरी खड़ी कर सकता है जो पूर्वी भूमध्य सागर से लेकर हिंद महासागर तक फैले समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। अब सवाल यह उठता है कि भारत के नागरिकों और भारत की जनता के लिए इसका क्या महत्व है। सबसे पहली बात, भारत की अर्थव्यवस्था समुद्री व्यापार पर निर्भर है। हमारे लगभग 90% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आदान प्रदान समुद्री मार्गों से होता है। यदि भूमध्य सागर जैसे क्षेत्रों में अशांति होती है या तुर्की जैसे देश समुद्री मार्गों पर दबाव बनाने लगते हैं, तो भारत का तेल, गैस और यूरोप के साथ व्यापार प्रभावित हो सकता है। ग्रीस की मदद करके और भूमध्य सागर में अपनी उपस्थिति दिखाकर भारत यह सुनिश्चित करता है कि समुद्री मार्ग सुरक्षित रहें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधित न हो और भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई नकारात्मक असर न पड़े। दूसरी बात, यह रणनीति भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।